जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद राहील साबर, योर बायोलॉजी टीचर। लास्ट टाइम हमने 2 यूनिट कंप्लीट किए थे। द फर्स्ट वन वाज गैसियस एक्सचेंज और दूसरा हमारा था इम्यूनिटी। इम्यूनिटी था आपका चैप्टर नंबर 14 का लास्ट पोर्शन और गैसियस एक्सचेंज था आपका चैप्टर नंबर 13, यानी पार्ट 1 बायोलॉजी ही अभी हमारी चल रही है। सो आइए जी, उसका जो टेस्ट आपका कंडक्ट हुआ उस टेस्ट की डिस्कशन करते हैं और आंसर्स जो हैं वो क्लियर करते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एयर अ मैन कैन एक्सपेल इज कॉल्ड एज। तो जितनी मैक्सिमम एयर आप इनहेल करो या एक्सहेल करो, ठीक है जी, एक वक्त में कोई एक, या इनहेल करो या एक्सहेल करो, हमेशा उसे वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। और अगर दोनों को मैं इकट्ठा कर दूं, इनहेल एंड एक्सहेल, तो तब आपके पास वो क्या बन जाएगी, वो टाइडल वॉल्यूम बन जाएगी। लेकिन अगर किसी एक की, आप एक वक्त में एक की बात कर रहे हो कि जितनी रिसीव हो रही है या जितनी जो है वो बॉडी से रिमूव हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। और टाइडल किसे बोलते हैं, जब आप दोनों को देख रहे हो कि कितनी अंदर आई और कितनी बाहर रिमूव हुई। तो अल्फा ऑप्शन जी। द नेक्स्ट वन, द डिफरेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड इन वीनस एंड आर्टियल ब्लड। तो आपको याद होगा कि एक में 54 ml था तो एक में 50 ml था, तो डिफरेंस कितने का हुआ, सिर्फ 4 ml का। तो आपके पास ऑप्शन बनती है जी अल्फा ऑप्शन कि 4 ml का क्या होता है, डिफरेंस होता है। फोर्थ, हीमोग्लोबिन कैन कैरी डैश ml 100 ml ऑफ द ब्लड ऑफ द ऑक्सीजन एट सैचुरेशन स्टेट। तो जब ऑक्सीजन सैचुरेशन स्टेट पे होती है तो 100 ml ब्लड जो होता है वो बड़ी आसानी के साथ 20 ml क्या करता है, ऑक्सीजन को बड़ी आसानी से रिसीव कर लेता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या बनेगी, 20। 160 ml तो कभी भी नहीं हो सकती। 19.6 ये जब आपने 115 तक जो था वो इंक्रीज कर दिया था प्रेशर, तब 19.4 भी नहीं होती। तो फुल सैचुरेशन स्टेट में हमारे पास कितनी होती है, 20 ml। तो बीटा ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाई कैरीड एज। तो आपको याद होगा, आपने कहा था कार्बन डाई जो है वो रेड ब्लड सेल से भी जाती है, प्लाज्मा प्रोटीन से भी जाती है, प्लाज्मा के अंदर बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में भी जाती है, और प्लाज्मा के अंदर जो है वो पोटाशियम आयन जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे उसने कहा जी मैक्सिमम जो CO2 है वो किस फॉर्म में जो है वो ट्रांसफर की जाती है। तो जो मैक्सिमम CO2 ट्रांसफर होती है वो याद रखिएगा, वो प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में क्या हो जाती है, रिमूव या ट्रांसफर की जाती है। तो आपके पास चार्ली ऑप्शन बनता है जी कि प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में ट्रांसफर की जाती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये मैंने आपको बताया था, जब कार्बन डाई जो है वो रिएक्ट करती है विद हीमोग्लोबिन, और कार्बामीनो कौन होता है, जब कार्बन डाई जो है वो आपके साथ अटैच होती है विद हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, इन द डैश देयर इज अ डिक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ द एल्वेलाई ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओवरलैपिंग वॉल। तो जब क्या होता है जी, एल्वेलाई बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं स्मोकिंग की वजह से, उसके केमिकल की वजह से वीक हो जाती हैं, और जब स्मोकिंग जो है वो कफ आती है तो वो जो वीक एल्वेलाई होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, या तो वो आपस में मर्ज हो जाती हैं, फ्यूज हो जाती हैं और बड़ी एल्वेलाई बना देती है जो कि फंक्शनल होगी, लेकिन सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम। या फिर जो क्या है जी, जो वीक होती हैं आपके पास एल्वेलाई, वो स्मोकिंग कफ की वजह से बर्स्ट हो जाती हैं। जब वो बर्स्ट हो जाती हैं तो तब भी हमारे पास क्या होती है, एम्फीसीमा डिजीज होती है। तो यहाँ पे आपके पास अस्थमा तो होता है जब आप पॉलन वगैरह, आपको डस्ट पार्टिकल वगैरह इनहेल कर लो। एम्फीसीमा जी डेफिनेटली एम्फीसीमा ही होता है। तो चार्ली ऑप्शन है आपके पास। जबकि ब्रांकाइटिस जो है उसमें ब्रोंक्यूल्स वगैरह क्या हो जाती हैं, इन्फ्लेम हो जाती हैं, और पैसेज जो है वो नैरो हो जाता है। ट्यूबरक्लोसिस जो इंटरनल लाइनिंग है वो डैमेज हो जाती है, जिससे फीवर और कफ वगैरह होता है। तो चार्ली ऑप्शन बनती है जी। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन हैज मोर अफिनिटी फॉर। तो याद रखिएगा, एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और एक तरफ ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन जो है वो कम अफिनिटी रखती है हीमोग्लोबिन के साथ, कार्बन डाई की अफिनिटी ज्यादा होती है। तो अगर कार्बन डाई की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो कभी भी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अटैच नहीं करेगा, बल्कि हमेशा किसको अटैच करेगा, कार्बन डाई को। सो आपके पास 6 का जो आंसर बनता है वो क्या बनता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हमेशा उसकी अफिनिटी जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दी ऑक्सीजन। नेक्स्ट है जी एमसीक्यू नंबर 7, फैक्टर एट टिश्यू लेवल फेवर्स द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन
फ्रॉम हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो देखिए जी, आपने पढ़ा था जो ऑक्सीजन होती है वो हीमोग्लोबिन लेके बॉडी के तमाम पार्ट्स तक ले जाता है और वहाँ पे ऑक्सीजन को देता है, वहाँ से कार्बन डाई को ले लेता है। तो कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसके फेवर में होंगे कि अब ऑक्सीजन को रिमूव करना और कार्बन डाई को अटैच करना है? तो डेफिनेटली वहाँ पे जाके ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इंडिविजुअल सेल्स में कम होना चाहिए ताकि यहाँ से हाई टू लो जो है वो ऑक्सीजन मूव कर जाए, और वहाँ पर कार्बन डाई का लेवल जो है वो हाई होना चाहिए ताकि वहां से कार्बन डाई जो है वो क्या हो जाए जी, निकल के जो है वो हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाए। सो लो ऑक्सीजन एंड लो कार्बन डाई, नहीं जी कार्बन डाई जो है वो हाई होना ज़रूरी है। हाई जो है वो ऑक्सीजन एंड हाई कार्बन डाई, नहीं जी दोनों में से एक हाई होगा और वो होगा CO2, और एक लो होगा और वो होगा ऑक्सीजन। सो सी है जी लो पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन एंड हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाई, जी बिल्कुल यही वाला ऑप्शन बनता है। हाई H+, डेफिनेटली जब H+ आयन ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑक्सीजन निकल जाएगी और वहाँ पे H अटैच होना शुरू हो जाएगा, और टेम्परेचर भी अगर आप बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा कर दो तब भी जो है वो ऑक्सीजन डिसोसिएट होना शुरू हो जाती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन बनते हैं। नेक्स्ट है जी 8, द एंजाइम एसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 एज अ बाइकार्बोनेट इन ब्लड। तो बाइकार्बोनेट आपको याद होगा 70% जो कार्बन डाई थी वो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में क्या की जाती है, ट्रांसफर की जाती है। तो जब मैक्सिमम वहां पे ट्रांसफर की जाती है तो उसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व होता था जो इस एक्शन को फैसिलिटेट करता था, उसे हमने पढ़ा था कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो आपके पास जो है वो 4 ऑप्शन ठीक बनती है, जो कि क्या कर रही होती है जी, इस प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रही होती है कि CO2 जो है वो प्लाज्मा के अंदर बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में क्या करे, ट्रांसपोर्ट करे। नेक्स्ट है जी 9, which one of the following is not a feature of the most efficient gas exchange surface? तो कौन सा ऐसा करैक्टर है जो गैसियस एक्सचेंज की सरफेस का करैक्टर नहीं है? लार्ज सरफेस एरिया, डेफिनेटली सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, जभी तो एल्वेलाई तादाद में बहुत ज्यादा है, मिलियंस की तादाद में एल्वेलाई थे आपके एक लंग के अंदर, तो ये तो करैक्टर ठीक है, हमने जो है वो नॉट ट्रू बताना है। सो थिन एपिथेलियम, डेफिनेटली एपिथेलियम लाइनिंग होनी चाहिए, तो आपके पास कैपिलरीज भी एपिथेलियम थी, और आपके पास जो था क्या नाम है उसका, एल्वियोलाई, वो भी आपके पास थिन एपिथेलियम थे, तो ये भी करैक्टर ठीक है। माइक्रोविलाई, नहीं जी माइक्रोविलाई की प्रेजेंस की जरूरत का होना जरूरी नहीं है, और मेंटेन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये भी ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बनती जो गलत है वो आपके पास है 4। द नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ एयर विच इज इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथ। तो मैंने अभी आपको बताया था सिर्फ एक की बात हो रही हो तब आप बोलते हो वाइटल कैपेसिटी, लेकिन जब दोनों की बात हो रही है कि इंस्पायर्ड भी हो रही है और एक्सपायर भी हो रही है तो दोनों को इकट्ठा हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। तो ऑप्शन आपके पास क्या बनेगी, टाइडल वॉल्यूम, 4 ऑप्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं जी 11 की तरफ। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, एक्सलेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द थोरैक्स? सो द प्रेशर डिक्रीज काजिंग द वॉल्यूम टू इंक्रीज, नहीं ऐसा नहीं होता। द प्रेशर डिक्रीज काजिंग द वॉल्यूम टू डिक्रीज, ऐसा भी नहीं होता जी। द प्रेशर इंक्रीज काजिंग द वॉल्यूम इंक्रीज, और डेल्टा है जी द प्रेशर इंक्रीज काज द वॉल्यूम टू डिक्रीज। तो जब आप एक्सपायर कर रहे हो तो आपको याद होगा लंग्स के ऊपर प्रेशर क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, और थोरैसिक कैविटी को डिक्रीज कर दिया जाता है। तो आपके पास जो है वो डेल्टा ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 12 है जी हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन? तो किस जगह पे ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी? एटमॉस्फेरिक एयर, डेफिनेटली इसमें ज्यादा होगी। एयर इन द डेड स्पेसिस, एल्वेलर एयर, एक्सहेल्ड एयर, तो बाकी सब में ऑक्सीजन कम से कम होगी क्योंकि कंज्यूम हो चुकी है। तो बाकी सबसे ज्यादा कब होगी, जब एटमॉस्फेरिक एयर होगी, उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगी, और वो आपको पता है वो कितनी होती है, 21% होती है जी। सो नेक्स्ट, व्हेन ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम द एल्वियोलस इनटू द प्लाज्मा, हाउ मेनी सेल लेयर्स डज इट क्रॉस? तो आपको याद होगा थिन एपिथेलियम लाइनिंग थी किसकी जी, उसकी आपके पास एल्वेलाई की, और थिन ही आपके पास एपिथेलियम थी किसकी, क्या नाम है उसका, जो ब्लड आपके पास था, ब्लड कैपिलरीज थी। तो एक सिंगल सेल लाइनिंग जो थी वो कैपिलरी की है, और सिंगल सेल लाइनिंग आपके पास किसकी है, उसकी एल्वेलाई की है। तो 2 लाइनिंग आपके पास जो है वो क्रॉस होनी होती है। सो ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम द एल्वेलस इनटू द प्लाज्मा, हाउ मेनी सेल लेयर डज इट? तो 2 सेल लेयर, एक सेल की लेयर जो है वो उसमें होती है एल्वेलाई में, और एक सेल की लेयर हमारे पास किस पे होती है, उस कैपिलरीज के अंदर होती है। सो 2। नेक्स्ट 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द ट्रैकिया? तो कौन सी चीज ट्रैकिया के लिए ठीक नहीं है? इट हैज गॉबलेट सेल, डेफिनेटली गॉबलेट सेल तो होंगे ताकि म्यूकस पैदा हो। इट हैज स्मूथ मसल्स, तो स्मूथ मसल्स भी होते हैं उसके अंदर। इट हैज सिलिएटेड एपिथेलियम, ये भी होती है। इट हैज रिंग ऑफ द बोन्स,
तो रिंग ऑफ बॉन नहीं होते जी, याद रखिएगा वहां पे हमारे पास क्या होती है, वहां पे हमारे पास कार्टिलेज होती है। नेक्स्ट है जी 15 है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी डिजीजेस। तो रेस्पिरेटरी डिजीजेस की जो सबसे बड़ी कॉज होती है वो स्मोकिंग ही होती है जी। तो बैड एयर, स्मोकिंग, इन्फेक्शन, जीन, नो डाउट बैड एयर भी है लेकिन सबसे बड़ा जो काज होता है वो कौन सा होता है जी, स्मोकिंग। तो चार्ली ऑप्शन आपके पास बनती है। नेक्स्ट है जी 16, हाउ इज द मैमेलियन ट्रैकिया सपोर्टेड। तो मैमेलियन के जो है वो ट्रैकिया को क्या सपोर्ट करता है, स्मूथ मसल से जिनके अंदर कार्टिलेज सी शेप स्ट्रक्चर थे जिसको क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। तो अल्फा है जी बाय द रिंग ऑफ द कार्टिलेज, डेफिनेटली जी कार्टिलेज के रिंग ही थे जो कि सी शेप थे। बाय द प्रेशर ऑफ द एयर एंटर्ड, बाय द रिब्स ये भी नहीं है, बाय द इंटरकोस्टल मसल ये भी नहीं होते। तो पहला ही अब बनता है आपके पास अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 17, हाउ डू द सेल्स लाइनिंग द ब्रोंकस प्रिवेंट डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द रीचिंग द एल्वेलाई। तो आपको याद होगा हमारे पास जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहां पे म्यूकस की लाइनिंग होती है और साथ साथ सीलिया वगैरह होते हैं, हेयर पार्टिकल। उनका काम क्या होता है कि वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते जाएंगे और म्यूकस भी उसमें से बैक्टीरिया वगैरह को, डस्ट पार्टिकल वगैरह को ट्रैप कर देता है और एयर को मॉइस्चर करता है। सो क्या है जी, गुड ब्लड सप्लाई। और चार्ली है जी रिंग ऑफ द कार्टिलेज, बीटा है जी म्यूकस एंड सीलिया। तो डेफिनेटली यही बनता है जी, बीटा ऑप्शन ही ठीक बनती है। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट है जी 18, द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड इज इंक्रीज बाय। तो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कब इंक्रीज होती है? अल्फा ऑप्शन है जो आपके पास इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है क्योंकि प्रोटीन डीनेचर होना शुरू हो गई है। बीटा बाय डिक्रीज इन पीएच। तो जब आप पीएच को डिक्रीज करते हैं तब भी कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। उसकी वजह ये है कि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है और हाइड्रोजन आयन जो है वो वहां पे अटैच होना शुरू हो जाते हैं। चार्ली है जी बाय डिक्रीज इन द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है वो स्टेबलाइज रहना जरूरी है, कम और ज्यादा करने से दोनों से ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी पे क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। बाय डिक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। तो डेफिनेटली यही वाला आंसर बनेगा कि जब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन को आप क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो उस वक्त ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, तब ऑक्सीजन की जो है वो कैरिंग कैपेसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो डेल्टा ऑप्शन बना जी आपके पास। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रू फंक्शन ऑफ द लंग। तो कौन सा फंक्शन नहीं है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये तो होता है। सर्व एज अ रिजर्वायर ऑफ द ब्लड फॉर द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपको पता है जी यहाँ से जो ब्लड निकलना है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ही जाना है। ऑक्सीजनेट, तो ये भी ट्रू है। ऑक्सीजनेट द ब्लड, ये भी ट्रू है। ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। तो सारी बातें जो है वो ठीक है, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट है जी 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट path of the CO2 from the tissues to the atmosphere। so बॉडी के अंदर से बाहर सराउंडिंग में जब आपने CO2 रिमूव करनी है तो किस तरह, किस चैनल्स के जरिए, किस पाथवे के जरिए, किन किन फॉर्म से CO2 वापस आती है? तो अल्फा है जी आपके पास रिएक्शन विद H2O टू मेक H2CO3 और डिसोसिएशन टू दी हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। हाइड्रोजन आयन कंबाइन विद M डाइजोल साइड चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन, यानी उसके अमीनो एसिड से अटैच हो जाएगी। कैरिड बैक टू द लंग्स बाय द Hb+ एंड HCO3- रिवर्स रिएक्शन फॉर्म CO2। जी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम यही वाली जो है वो स्टेटमेंट ठीक बन रही है कि आपको पता है जी जब कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर किया जाता है तो वही बाइकार्बोनेट आयन की शक्ल में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो वो इसी तरह की क्या थी हमारे पास अरेंजमेंट थी। तो आपके पास अल्फा ऑप्शन जो है वो ठीक है। नेक्स्ट है जी 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन। तो कौन सी चीज है जो इंस्पायरेशन के दौरान नहीं होती? द रिब्स मूव अपवर्ड, ये तो होती हैं। द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमेंशन ऑफ द चेस्ट आर इंक्रीज, ये भी होती है। द ट्रांसवर्स डायमेंशन ऑफ द थोरैक्स आर इंक्रीज, ये भी होती है। द डायफ्राम लिफ्ट अप, नहीं थी, डायफ्राम जो है वो डाउनवर्ड मूव करता है। तो ये वाली ऑप्शन जो है वो गलत है, तो डेल्टा ऑप्शन आपके पास गलत है। नेक्स्ट, एयर मूव इनटू द लंग्स बिकॉज। अब जब एयर लंग्स में मूव करती है तो क्यों? द वॉल्यूम ऑफ द लंग डिक्रीज विद द इंस्पायरेशन। द थोरैसिक इज मसल्स। चार्ली है जी द गैस प्रेजेंट इन द लंग्स बिकम लो देन द आउटसाइड प्रेशर। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है जी, प्रेशर में कमी आ जाती है, अंदर बाहर ज्यादा होती तो एयर मूव करती फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, फ्रॉम हाई टू लो, और लंग को क्या किया जाता है जी, फिल किया जाता है। तो चार्ली ऑप्शन ही बनती है। हीमोग्लोबिन हैज टेंडेंसी टू रिलीज द ऑक्सीजन वेयर। अब ऑक्सीजन को रिलीज करने की एबिलिटी कब होगी? तो आइए जी, टेम्परेचर इज लोअर
टेम्परेचर लो होगा तो कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कभी भी नहीं बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि जो है वो CO2 को, वो ऑक्सीजन को रिमूव करना शुरू कर देगी। टेम्परेचर में कमी या ज्यादती हो तो प्रोटीन के शेप के अंदर चेंज आना शुरू हो जाता है। तो हमने कहा जी हीमोग्लोबिन ने कैरी किया हुआ है, वो CO2 को लाइब्रेट कैसे करेगी। सो नेक्स्ट है जी टेम्परेचर इज लोअर, बीटा है जी पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन आर हायर, हायर होगा तो वो कभी भी नहीं छोड़ेगी, वो तो अटैच रखेगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाई आर लोअर, नहीं कार्बन डाई का लेवल अगर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया जाएगा। पीएच मोर एसिडिक, जी डेफिनेटली पीएच जो है वो जितनी ज्यादा जो है वो बढ़ाई जाएगी, यानी जितना H+ आयन ज्यादा होंगे उतना ज्यादा चांस है CO2 को रिमूव करके H+ को अटैच कर दिया जाएगा। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, ठीक है। नेक्स्ट है जी 24, the elastic cartilage that shields the opening to the larynx during the swelling is, तो सैलो करते वक्त जो ओपनिंग थी ग्लॉटस की जो लेरंग्स के अंदर थी उसको कौन जो था वो प्रॉपर सेव कर रहा था। तो आपको याद होगा वहां पे लिड था कार्टिलेज का, जिसे आपने क्या कहा था एपिग्लोटस, वो क्या कर रहा था, वो उसको प्रिवेंट कर रहा था फ्रॉम प्रॉपर ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जो उसकी कंट्रोल कर रहा था वो ये कर रहा था। तो आपके पास जो है ये एपिग्लोटस था, ये आपके पास बनता है जी बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी आपके पास 24 के बाद 25, a disease of the lungs in which inside of the lungs is damaged resulting in the cough and fever। तो स्टमक की जो लंग्स की जो इंटरनल लाइनिंग है वो क्या हो गई है जी, डैमेज हो गई, और उसकी वजह से कफ और फीवर जो है वो हो गया है। तो वो कौन सी कंडीशन है, लंग कैंसर, उसमें तो अब नॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, ट्यूमर डेवलप होता है। एम्फीसीमा, उसमें तो एल्वेलाई जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं। अस्थमा तो आप जब पोलन्स वगैरह इनहेल करते हो तो सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जी बिल्कुल पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस ही है जिसके दौरान लंग्स की इंटरनल लाइनिंग डैमेज हो जाती है और साथ ही साथ जो है वो आपको क्या हो जाता है, फीवर हो जाता है। नेक्स्ट है जी 26, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ डबल लेयर एंड कवर द लंग्स, प्लियोरा के बारे में है जी। आउटर लेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द थोरैसिक सेल एंड फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन द थोरैसिक वॉल्स। इनर लेयर इज कॉन्टैक्ट विद द लंग्स, द अबव फीचर रेफर्स, तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये रिलेट है प्लियोरा से। तो पेरिटोनियम, ये तो आपको पता है, ये आपके एब्डोमेन में होती है। पेरिकार्डियम ये तो हार्ट की सराउंडिंग में होती है। तो एक ही बनती है जी डेल्टा ऑप्शन प्लियोरा। नेक्स्ट, विच रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर हैज द स्मॉलेस्ट डायमीटर, ब्रोंक्यूल्स, डेफिनेटली इनका डायमीटर ही सबसे क्या होता है, कम होता है। बाकी फेरंक्स का, लेरिंक्स का, ट्रैकिया, इन सब का डायमीटर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अल्फा है जी। नेक्स्ट है जी 28, approximately 20% of the carbon dioxide is transported in the blood। तो बताया था 70% जो है वो किसकी फॉर्म में, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, 5% प्लाज्मा प्रोटीन की फॉर्म में, 20% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, और जो है बाकी जो थोड़ी बहुत रह जाती है वो पोटाशियम आयन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन क्या बनेगी, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी कब बनेगी, जब कार्बन मोनो अटैच होगी। सो ये आपके पास बीटा ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन यानी इनहेलेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, डायाफ्राम, तो डायाफ्राम तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। इंटरकोस्टल मसल्स, याद रखिएगा जो इंटरकोस्टल मसल हैं वो अंदर वाले रिलैक्स कर रहे होते हैं और जो बाहर वाले होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो आपके पास जो है वो बीटा ऑप्शन बनती है कि जिसमें डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, इंटरकोस्टल मसल अंदर वाले जो है वो क्या कर रहे होंगे, रिलैक्स कर रहे होंगे, और बाहर वाले कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट 30 डैश लाइज इन फ्रंट ऑफ द ईसोफेगस, तो ईसोफेगस के सामने कौन सा, तो ट्रैकिया होता है जी, ट्रैकिया, अल्फा ऑप्शन। बाकी जो आपके पास है क्या नाम है, लेरंक्स, ग्लॉटस और एपिग्लॉटस, तो ये सारे उसी के पार्ट्स के अंदर आएंगे जब उनकी अरेंजमेंट होगी। नेक्स्ट है जी 31, लेरंक्स ओपन्स इनटू दी। अब लेरिंग्स किस में ओपन होता है, आपको याद होगा कि पहले जब आप एयर अंदर लेके जाते हो तो नेजल कैविटी से इंटरनल नॉस्ट्रल से फेरंक्स, फेरंक्स से लेरिंग्स, लेरिंग्स से होकर ग्लॉटस से होकर कहाँ गुजरती है जी, वो आपके ट्रैकिया में जाती है। तो यहाँ पे आंसर आपके पास क्या होगा जी, ट्रैकिया। फेरंक्स, फेरंक्स में तो पहले होती है, ट्रैकिया से होकर कहाँ जानी है जी, ब्रोंकस, ब्रोंकस से कहाँ जानी है जी, लंग्स में। तो आपके पास अल्फा ऑप्शन बनती है जी, ट्रैकिया। नेक्स्ट, द ओनली स्ट्रक्चर दैट अलाउ द गैस डिफ्यूजन अक्रॉस देम आर, तो कहाँ से गैसेस एक्सचेंज होती है, तो आपको याद होगा लंग्स के अंदर जब एयर जाती है तो वो फाइनली पहुंचाई जाती है एल्वेलाई के पास, और वहां से
ईच एल्वियोलस जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसियस एक्सचेंज। तो ब्रोंक्यूल्स भी नहीं है, एल्वियोलर डक्ट भी नहीं है, एल्वियोलाई है जो कि क्या कर रही होती है, गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व हो रही होती। तो बीटा ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट 33, प्रेशर इनसाइड द चेस्ट कैविटी इज रिड्यूस्ड बाय। तो कौन सी चीजें जो है वो प्रेशर को क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं। और प्रेशर रिड्यूस कब होता है, जब आप इंस्पायरेशन कर रहे होते हो, ठीक है जी। तो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब्स, डेल्टा अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब्स। जी बिल्कुल, ये दोनों चीजें जो है वो क्या कर रही होती हैं, जो है वो प्रेशर को रिड्यूस कर रही होती है कि डायफ्राम जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा हो और रिब्स जो है वो अपवर्ड मूव कर रही हो और फ्रंटवर्ड मूव कर रही हो, ताकि लंग्स के ऊपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। तो डेल्टा ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट है जी 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो कौन सा जो है वो फंक्शन है एयर की कंडक्शन करने में रेस्पिरेटरी सिस्टम का। रिमूवल ऑफ फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम द इनकमिंग एयर, बिल्कुल किया जाता है। एयर को बार बार फिल्टर किया जाएगा ताकि नीट और क्लीन एयर को जो है वो ट्रांसफर किया जाए। ह्यूमिडिफाइज इनकमिंग एयर, जी बिल्कुल ह्यूमिडिफाई भी किया जाता है ताकि उसको प्रॉपर मॉइस्चर किया जाए और उसके टेम्परेचर को भी स्टेबलाइज किया जाए। ब्रिंग द टेम्परेचर ऑफ द इनकमिंग एयर, तो बॉडी टेम्परेचर, जी बिल्कुल ये भी किया जाता है। तो ऑल ऑफ दीज ही बनेंगे जी। सारे फंक्शन जो है वो कर रहा होता है हमारे पास हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है जी 35, टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो अब हम इम्यूनिटी में से कर रहे हैं। टू टाइप्स ऑफ द इम्यूनिटी इन ह्यूमंस आर ओवर्ट एंड कवर्ट। नेक्स्ट है जी 35, टू टाइप्स ऑफ द इम्यूनिटी इन ह्यूमंस आर ओवर्ट एंड कोवर्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, इनेट एंड एक्वायर्ड। तो डेफिनेटली इनेट और एक्वायर्ड थी। इनेट मैंने आपको बताया था जो बाय बर्थ आपको जो है वो रिसीव हुई है, जो आपको इनहेरिट हुई है, जो आपको बाद में रिसीव नहीं करनी। और एक्वायर्ड तभी होती है जब आप कोई इन्फेक्शन रिसीव करते हो, कोई एंटीजन रिसीव करते हो, तब आपकी बॉडी जो है वो ऑन द बेस ऑफ अडेप्टेशन पैदा करना शुरू करती है। तो ये एक्वायर्ड को आप अडेप्टिव भी बोलते हो। तो डेल्टा ऑप्शन ही आपके पास ठीक बनती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 36, द टू टाइप्स ऑफ द लिम्फोसाइट्स आर। तो आपको याद होगा हमारे पास जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो लिम्फोसाइट पे चल रहा था, जिनकी दो टाइप थी, एक था टी लिम्फोसाइट, एक था बी लिम्फोसाइट। तो बड़ा सिंपल सा एमसीक्यू है, चार्ली ऑप्शन बनेगा, बी सेल्स और टी सेल्स। और नेक्स्ट है जी द ओनली ब्लड सेल्स दैट आर नॉट कंसीडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द इम्यूनिटी सिस्टम। तो कौन सा जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम का पार्ट नहीं है। रेड ब्लड सेल्स, डेफिनेटली रेड ब्लड सेल्स तो इसका पार्ट नहीं है, वो तो गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है। बीटा है जी बी लिम्फोसाइट, तो वो तो इन्वॉल्व होते हैं। चार्ली है जी टी लिम्फोसाइट, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। नेचुरल किलर ये भी इन्वॉल्व होते हैं, ये पार्ट है इसका, टाइप है इसकी टी लिम्फोसाइट की। मैंने आपको बताया था टी लिम्फोसाइट की दो टाइप होती हैं, एक नेचुरल किलर होते हैं और एक आपके पास क्या होते हैं, टी हेल्पर। सो नेक्स्ट है आपके पास 38, the physical barrier that form the part of the immune system। तो जो फिजिकल बैरियर थे आपको बताया था, स्किन है वो आपका फिजिकल बैरियर है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो आपका फिजिकल बैरियर है, जो फीवर है वो जनरल बैरियर है, और जो आपके पास होती है जिसे आप एंजाइम कहते हैं वो केमिकल बैरियर है। एंटीबॉडीज आपके पास केमिकल बैरियर है। तो आपके पास द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, जी बिल्कुल यही बनती है। द बॉन्ड्स एंड म्यूकोसा, बिल्कुल नहीं। प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज, ये केमिकल में आ जाएंगे। एंजाइम, इन्फ्लामेशन, फीवर, तो इनमें कुछ एंजाइम जो है वो केमिकल बाय नेचर है और फीवर जो है वो जनरल बाय नेचर है। सो आपके पास अल्फा ऑप्शन ही बनती है जी। नेक्स्ट 39, केमिकल बैरियर्स इंक्लूड। तो केमिकल की फॉर्म में कोई सब्सटेंस होगी जो कि क्या करती है, जर्म्स को किल करती है। सो टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क, स्वेट, स्लाइवा, स्टमक एसिड एंड फीसिस। तो फीसिस का कोई रोल नहीं होता जी इम्यूनिटी के अंदर, वो तो वेस्ट कर रहा है हमारे जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल हैं। टीयर्स में बिल्कुल होती हैं जी। ब्रेस्ट मिल्क होता है, बताया था क्लोस्ट्रम में जब जो है वो दी जाती है, क्लोस्ट्रम के थ्रू फीडिंग की जाती है बेबी को, तो उस वक्त एंटीबॉडीज दिए जाते हैं, केमिकल्स उनमें होते हैं। स्वेट के अंदर, स्लाइवा के अंदर, स्टमक एसिड के अंदर, जी बिल्कुल। अब ये ऑप्शन ठीक है, इन सब के अंदर जर्म्स को मारने की क्या होती है, एबिलिटी होती है। तो ये केमिकल बैरियर्स हैं जो कि क्या करते हैं, जर्म्स को किल करते हैं। नेक्स्ट आपके पास टीयर्स एंड यूरिन। तो यूरिन तो कभी भी नहीं हो सकता। टीयर, ब्रेस्ट मिल्क, स्वेट, स्लाइवा, स्टमक एसिड, तो हेयर भी कभी नहीं हो सकते। तो बीटा ऑप्शन ही आपके पास बनती है। नेक्स्ट है जी 40, इम्यूनिटी एक्वायर्ड आफ्टर एन इन्फेक्शन। तो जब इन्फेक्शन हो जाए उसके बाद जब इम्यूनिटी आती है, तो मैंने दो तरह की इम्यूनिटी आपको बताई थी। एक इम्यूनिटी थी आपके पास जो एक्टिव थी और एक थी पैसिव।
पैसिव में हम क्या करते थे कि आप एंटीबॉडीज यूज करते थे, तब आपको जो था वो क्या की जाती है जी, उसके खिलाफ इम्यून किया जाता है किसी भी डिजीज के खिलाफ। लेकिन अगर ऐसा हो कि पहले आपकी बॉडी में इन्फेक्शियस एजेंट आ जाए और फिर आपकी बॉडी इम्यूनिटी बनाना शुरू कर दे, तो उसे हमने एक्टिव इम्यूनिटी कहा था। तो यहाँ आपके पास इम्यूनिटी एक्वायर्ड आफ्टर द इन्फेक्शन ऑफ, तो इन्फेक्शन के बाद जो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी आना शुरू होती है वो कौन सी होती है, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, जो कि इन्फेक्शन होने के बाद पैदा होना शुरू हो जाती है। ये फिर नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। नेक्स्ट है जी 41, immunological destruction of the body tissue are product due to antibodies next है जी 41, immunological destruction of the body tissues or product due to antibodies reacting with its as एंटीजन इज कॉल्ड। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी बॉडी जो है वो इम्यूनिटी बैकफायर कर जाती है। जब इम्यूनिटी बैकफायर करती है तो उस दौरान ऐसा होता है कि आपके बॉडी के जो एंटीबॉडीज होते हैं वो आपकी बॉडी के सेल्फ एंटीजन को डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हैं। मैंने आपको बताया था एंटीजन आपके पास दो तरह के होते हैं, एक सेल्फ और एक नॉन सेल्फ, और हमेशा इम्यूनिटी बनाई जाती है या एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं हमेशा नॉन सेल्फ। लेकिन अगर जो है वो सेल्फ के अगेंस्ट बनना शुरू हो जाए तो उस वक्त इम्यूनिटी बैकफायर हो चुकी होती है, वो ऑटो इम्यून जो है वो क्या होती है, डिजीज होती है। तो आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन बनती है वो ऑटो इम्यून डिजीज बनती है, जिसमें आपकी इम्यूनिटी आपके अपने ही एंटीजन को जो है वो इंगल्फ करना शुरू कर देती है। और इसकी एग्जाम्पल आपने पढ़ी भी हुई है, आपको याद होगा पैंक्रियाज में जब इंसुलिन बनाने की एबिलिटी खत्म हो जाती है और आपके पास टाइप 1 डिजीज होती है, तो उस वक्त आपने पढ़ा था वो इम्यूनिटी बैकफायर की ही एक क्या थी, एग्जांपल थी। नेक्स्ट है जी आपके पास 42, नेक्स्ट है जी 42, इंक्रीज अस्थमैटिक अटैक इन सर्टेन सीजन्स आर ड्यू टू। तो अब सीजन्स में किस तरह होती है, तो आपने पढ़ा था अगर आप डस्ट पार्टिकल इनहेल कर लो या आप जो है वो कोई मॉइस्चर इनहेल कर लो या फिर ऐसा हो कि कोई पॉलन वगैरह आपकी बॉडी में चले जाए, तो तब ये आपको क्या होती है, इन्फेक्शन होती है। सो अल्फा है जी इनहेलेशन ऑफ द सीजनल पोलन, जी बिल्कुल ऐसा है। लो टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं है इस पे। हीट एंड ह्यूमिडिटी का होता है, हीट का नहीं है। ईटिंग प्रिजर्व फ्रूट, तो अल्फा ऑप्शन ही बनती है जी आपके पास पॉलन जो है वो आपकी बॉडी में अगर चल जाए तो। नेक्स्ट है जी 43, इनेट इम्यूनिटी इज। तो मैंने आपको बताया था कि दो तरह की थी, एक इनेट थी एक एक्वायर्ड थी। इनेट जो होती है ये आपको जो है वो इनहेरिट होती है और ये बाय नेचर क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक। सो एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी बीटा है जी। इनबॉर्न इम्यूनिटी डेफिनेटली इनबॉर्न इम्यूनिटी है जो हमें क्या मिली होती है जी, रिसीव हुई होती है बाय बर्थ। तो बीटा ऑप्शन ही आपके पास क्या बनती है जी, ठीक बनती है। चार्ली में है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बी और सी, तो नहीं जी बीटा ही बनती है। नेक्स्ट है जी 44, पैसिव इम्यूनिटी इज। सो पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, जिसमें हम एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में डाल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंटी सीरास, और ये आर्टिफिशियल भी हो सकती है नेचुरल भी हो सकती है। सो एक्वायर्ड थ्रू नेचुरल ओवर एंड लेटेंट इन्फेक्शन, एक्वायर्ड थ्रू वैक्सीनेशन, नहीं वैक्सीनेशन जब आप करते हो तो वो एक्टिव में आ जाती है। एक्वायर्ड थ्रू रेडीमेड एंटीबॉडीज, बिल्कुल यही है जिसमें आप रेडीमेड एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में डाल दी जाते हैं और उससे फिर आप इम्यून होना शुरू होते हो। तो चार्ली ऑप्शन है जी। नेक्स्ट है जी 45, रेजिस्टेंस डेवलप इन एन इंडिविजुअल एज ए रिजल्ट ऑफ एंटीजेनिक स्टिमुलस। अब जब आपकी बॉडी में एंटीजन इंट्रोड्यूस हो तब जो इम्यूनिटी पैदा होती है, आपको पता है वो आपके पास क्या थी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी। और अगर एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में डाल दी जाए तो वो तब आपके पास क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी। तो अल्फा है जी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, नहीं ये पैसिव इम्यूनिटी नहीं है। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कौन सी वाली, ये तो आइडेंटिफाई नहीं हुआ यहाँ पे। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिनेटली जी एक्टिव ही होती है। चार्ली है जी पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो बीटा ऑप्शन ही बनती है जी। नेक्स्ट है आपके पास 46, स्किन एंजाइम एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स आर। तो ये जो है वो किस में आते हैं जी, अल्फा है आपके पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में तो आपके पास लिम्फोसाइट वगैरह इन्वॉल्व थे। बीटा है जी नॉन स्पेसिफिक, बाय नेचर ये नॉन स्पेसिफिक हैं। चार्ली है जी इनेट, तो डेफिनेटली ये इनेट भी हैं, तो आपके पास फिर आंसर बनेगा बी और सी, क्योंकि ये इनेट भी होते हैं और दूसरा ये आपको जो है वो नॉन स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। हर तरह की डिजीज़ के खिलाफ, हर तरह के माइक्रोब्स के खिलाफ ये रेजिस्टेंस शो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास 47,
47 है जी, अम्यूनोग्लोबुलिन टर्म इज एम्प्लॉयड फॉर, तो अम्यूनोग्लोबुलिन टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं? आपको याद होगा अम्यूनोजिन एंटीजन के लिए और अम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी के लिए। तो एंटीबॉडी आपके पास बनती है जी डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट, द टू हैवी चेन्स इन एंटीबॉडी इज हेल्ड बाय, तो दो हैवी चेन्स थी, दो लाइट चेन थी, दोनों हैवी, आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड दो होते हैं, और लाइट और जो दो आपके पास जो है वो हैवी, ये दोनों आपस में जुड़ी, तो ये भी डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड ही होगा। सो बीटा है जी डाइसल्फाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड ब्रिजेस। तो नेक्स्ट है जी 49, विच वन ऑफ द रीजन रिमेन कांस्टेंट इन एंटीबॉडी इन अ पार्टिकुलर क्लास। तो आपको याद होगा कि हमने कहा था कि हमारे पास जो एंटीबॉडी होते हैं उसके दो मेन रीजन थे, एक वी रीजन था, एक सी रीजन था। वी स्टैंड्स फॉर वेरिएबल रीजन, सी स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट रीजन। सबके अंदर जो कांस्टेंट वाले अमीनो एसिड है वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं? सेम, सिर्फ डिफरेंस कहां पे आता है? वी वाले रीजन पे, जिसकी बिहाफ पे एंटीबॉडीज की क्या बनती है जी? स्पेसिफिसिटी बनती है। तो यहां पे उसने पूछा है कि हमारे पास कौन सा रीजन है जो कि तमाम के लिए क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो वो डेफिनेटली कौन सा होगा? कांस्टेंट रीजन होगा। तो बीटा ऑप्शन बनती है जी। नेक्स्ट, द केमिकल नेचर ऑफ द अम्यूनोग्लोबिन। तो अम्यूनोग्लोबिन जो है वो बताया था मेजर पोर्शन प्रोटीन होता है, लेकिन साथ ग्लूकोज भी अटैच होती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते थे? ग्लाइकोप्रोटीन। तो आपके पास चार्ली ऑप्शन बनता है जी ग्लाइकोप्रोटीन का। नेक्स्ट है जी 51, द रीजन्स ऑफ एन एंटीबॉडी दैट ऑलवेज बाइंड विद द पैथोजन इज। तो कौन सा एंटीबॉडी का रीजन है जो पैथोजन के साथ अटैच होता है? तो वेरिएबल साइड से जो है हमने कहा था उसकी स्पेसिफिसिटी डेवलप होती है, कांस्टेंट साइड तो सब में क्या होती है? सेम होती है। तो वेरिएबल साइड आपके पास बनती है जी अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी आपके पास 52, शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी। तो जो शॉर्ट लिव्ड थी आपको याद होगा, एक एक्टिव थी एक पैसिव थी। एक्टिव हमने कहा था एंटीबॉडी आपकी बॉडी खुद ही बनाएगी और वो चलेगी फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। पैसिव में आपने एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में एंटी सीराज यानी प्रीपेड एंटीबॉडीज सीरम में डाल के बॉडी में इंजेक्ट कर देने हैं और वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए काम करेगी, उसके बाद वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो डेफिनेटली पैसिव इम्यूनिटी होगी। शॉर्ट लिव इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम द मदर टू फीटस अक्रॉस द प्लेसेंटा, और ये पैसिव में भी कौन सी होगी? नेचुरल वाली होगी। सो एक्टिव इम्यूनिटी बीटा, पैसिव इम्यूनिटी जी बिल्कुल पैसिव तो ये है। सेलुलर इम्यूनिटी इनेट और नॉन स्पेसिफिक, तो ये इनेट नहीं बनेगी आपके पास, ये आपके पास पैसिव इम्यूनिटी ही बनेगी। पैसिव में ये नेचुरल में आएगी। नेक्स्ट है आपके पास अम्यूनोग्लोबुलिन आर प्रोड्यूस एंड एम्प्लॉयड टू द वर्क दीज आर। आपको याद होगा जो अमीनोग्लोबुलिन थी एंटीबॉडीज थी जो कि जो बीटा सेल से उनके प्लाज्मा क्लोन सेल से बनती है। सो प्रोड्यूस बाय द बी सेल्स एंड आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसीज। ये आरबीसीज की सरफेस पे नहीं होते, इनको प्लाज्मा के अंदर या लिम्फ के अंदर जो था वो डिसॉल्व करके भेजा जाता है। प्रोड्यूस बाय द बी सेल्स एंड आर प्रेजेंट इन द ब्लड सीरम। तो डेफिनेटली सीरम प्लाज्मा का पार्ट होता है तो उसी में होगा। तो बीटा ऑप्शन ही आपके पास बनती है। प्रोड्यूस बाय द टी सेल्स, तो टी सेल्स का इनमें कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ सिग्नलिंग करते हैं। तो नेक्स्ट बीटा ऑप्शन था इसका 54, द ट्रीटमेंट ऑफ द स्नेक बाइट बाय द एंटीविनोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आपको याद होगा जब हमने कहा था कि अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन होता है जिसपे आप इमीडिएट रिकवरी चाहते हो तो उस वक्त हम पैसिव इम्यूनिटी यूज करते हैं। उस वक्त रेडीमेड एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में क्या किए जाएंगे? इंजेक्ट किए जाएंगे, और ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी जो है वो यहाँ पे यूज की जाएगी। तो आपके पास आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव तो बिल्कुल नहीं। नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल भी नहीं क्योंकि वो तो बेबी में होती है, वो मदर से लेके आ रहा होता है। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड जी बिल्कुल यही बनती है जी बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट, द बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी to the antigen to produce a large insoluble complex is known as। तो जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिलते हैं तो उसे बोलते हैं एंटीबॉडी और एंटीजन कॉम्प्लेक्स। तो अल्फा ऑप्शन ही आपके पास क्या बनती है जी? ठीक बनती है। नेक्स्ट है जी 56, एंटीबॉडीज। नेक्स्ट है जी 56, एंटीबॉडीज कंसिस्ट ऑफ टू लाइट चेन्स, टू हैवी चेन्स अरेंज इन अ वाई शेप कॉन्फिगरेशन। जी बिल्कुल यही वाला ठीक है। टू बीटा वैसे देख लेते हैं, आ लाइट चेन एक नहीं होती जी दो होती हैं, तो ये तो गलत हो गया। टू लाइट चेन एंड आ हैवी, तो एक नहीं होती जी दो होती हैं। तो ऑल ऑफ दीज तो एक ही बनता है जी, पहले वाला ऑप्शन बनता है। दो लाइट होती हैं, दो हैवी होती हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस इनको जोड़ रहे होते हैं और वाई शेप स्ट्रक्चर बनता है। तो आपके पास अल्फा ऑप्शन बनती है जी। नेक्स्ट, अ लिम्फॉइड स्ट्रक्चर present in the walls of the cloaca of the young bird is called as bursa of Fabricius, जो कि क्या बना रहा होता है जी? बी लिम्फोसाइट बना रहे होते हैं, जहां बी लिम्फोसाइट होते हैं। सो
द इम्यूनिटी इन विच टी सेल्स रिकॉग्नाइज द एंटीजन और माइक्रोब्स। तो जब टी सेल इन्वॉल्व हो जाते तो हमने कहा था इसे बोलते हैं सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, और जब बी इन्वॉल्व होंगे उसे बोला था हीमोरल रिस्पॉन्स। और क्यों बोलते हैं ये भी मैंने आपको लेक्चर में गाइड कर दिया था। सो नेक्स्ट है जी 59, ईच ब्रोंकस ऑन एंटरिंग द लंग्स डिवाइड एंड सब डिवाइड प्रोग्रेसिवली इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो जो स्मॉलर और स्मॉलर बनती है वो आपके पास ब्रोंक्यूल्स होती हैं जी, तो आपके पास ये बनती है जी अल्फा ऑप्शन। एंड द लास्ट वन इज विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एयर पैसेज इन मैन, नेजल कैविटी टू फेरंक्स, फेरंक्स टू ट्रैकिया, ट्रैकिया टू लैरिंक्स, ये गलत हो गया, लैरिंक्स पहले आना था। नेजल कैविटी टू फेरंक्स, फेरंक्स टू लैरिंक्स, लैरिंक्स टू ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई, ये बिल्कुल ठीक है। नेजल कैविटी टू लैरिंक्स, तो नेजल से डायरेक्ट लैरिंक्स में नहीं जाती, पहले फेरंक्स में आती है। नेजल टू लैरिंक्स, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बनती है जी बीटा ऑप्शन। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपकी टेस्ट डिस्कशन खत्म हुई, होप सो आपको समझ आई होगी। इजाजत दीजिए, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।